Hi everybody, so welcome to another episode with शुभम पाठक. Okay, that was a very filmy opening, but never mind. मेरा नाम है शुभम पाठक. मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 10th का SST और बायोलॉजी आपको यूट्यूब पे. क्लास 9th में पढ़ाती हूँ, बट आप क्लास 10th में हो, आप क्लास 10th पे फोकस करोगे तो आपको जो भी चैप्टर क्लास 10th का चाहिए होता है आप उसको सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हो यूट्यूब के और मेरा नाम साथ में लगा सकते हो शुभम पाठक और आपको वो चैप्टर मिल जाएगा. एंड आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी. तो आज जो चैप्टर मैं लेके आई हूँ उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. एक थोड़ा लेंदी सा चैप्टर है हमारी इकोनॉमिक्स का. वैसे हमारी क्लास 10 की इकोनॉमिक्स बाकी सोशल साइंस के सब्जेक्ट से कंपैरेटिवली ईजियर है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर जो है बच्चों को बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है. ठीक है, तो आज इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, जहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, जहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, सब कुछ कवर कर लेंगे. ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन अभी, अगर आपको लगता है कि यही सेशन के लिए तो मैं वेट कर रहा था या कर रही थी. अच्छा, आगे जाने से पहले मैं टेलीग्राम ऐप के बारे में बता देती हूँ. ये वो ऐप है जहाँ पे हमारा एक अनअकैडमी 9th-10th का चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस चैनल पे हम सारे इंपॉर्टेंट फ्री क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन देते रहते हैं, तो देख लो. अगर आपको लगता है इसका हिस्सा बनने में आपको कोई भला होगा बोर्ड एग्जाम्स में, देन यू आर वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ इट. अच्छा, और एक और फ्री चीज़ प्रोवाइड करते हैं भाई हम अनअकैडमी पे. हम आपको लर्निंग ऐप देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका डाउनलोड से लेके उसकी स्पेशल क्लासेस तक सब कुछ फ्री है. तो आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा और आप रजिस्टर करा के अपनी एक कैटेगरी चूज़ कर सकते हो. जैसे आप लोग क्या करोगे, क्लास 10th को चूज़ कर लोगे और जैसे ही कैटेगरी चूज़ करोगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा बच्चा स्पेशल क्लासेस का. ये जो स्पेशल क्लासेस हैं ये स्पेशल इसलिए होती हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. तो अगर आपके फ़ोन पे ये ऐप है तो आप इंडिया के सारे बेस्ट एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस, जो वो मतलब जिसमें वो पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं, कोई आधा चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे देख सकते हो. लेकिन अगर फिर भी लगता है कि नहीं, हमें तो तैयारी जीत की करनी है, हमें 100 में से 100 लाने हैं बोर्ड एग्जाम्स में, हमें रिविजन करनी है फुल फ्लेजेड, तो फिर हम बैठे हैं यहाँ पे. हम लोग आपके लिए कोर्सेज लेके आए हैं. इनफैक्ट अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं एक सब्जेक्ट के लिए. और कई टीचर्स के फुल फ्लेजेड कोर्सेज चल रहे हैं इस वक्त भी जो स्क्रैच से चल रहे हैं. जैसे मेरा बायोलॉजी का स्क्रैच से कोर्स चल रहा है क्लास 10th का, और मेरा क्लास 10 SST का भी स्क्रैच से कोर्स चल रहा है. और कई टीचर्स के कोर्सेज जो हैं रिवीजन कोर्सेज चल रहे हैं, कईयों के PYQs वाले चल रहे हैं, कईयों के MCQs वाले चल रहे हैं. तो इतने अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं और आप, ऐसा नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर टीचर चूज कर सकते हो, आप सबकी क्लासेस देख सकते हो. सो दिस इज अ डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन. और इस सब्सक्रिप्शन में भी मैं आपको 10% डिस्काउंट दे देती हूँ विद द कोड SHUB HLIVE. बाय द वे, यही कोड लगा के आप स्पेशल क्लासेस फ्री में देख सकते हो. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक इसलिए होता है क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा है और प्राइस के साथ फीचर्स भी ज़्यादा है. इसमें हम ड्राइंग, डूडलिंग, स्केचिंग, मतलब आर्ट और अकेडमिया सब कुछ कवर हो जाता है इस एक सब्सक्रिप्शन में. एनीवे, तो ये तो हो गई आपके सारे फ्री और पेड हमारी चीज़ों के बारे में. आज का चैप्टर क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, है ना. सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है. बच्चों, जैसा कि मैं पहले से बोल रही हूँ आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग से कि मतलब इस चैप्टर को अभी तक आपने हाथ भी नहीं लगाया है ना, आपने किताब भी खोल के नहीं देखी है, लेकिन आज तो ये चैप्टर आप पूरा समझ के पूरा याद करके ही जाएंगे. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से लेके इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन का असर सब कुछ हम कवर करेंगे. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल का क्या मतलब होता है, ग्लोबल का मतलब होता है वर्ल्ड से रिलेटेड. ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया एक हो गई है. अब अभी दुनिया कैसे एक हो गई, एरिया तो सेम का सेम है, तो एक कैसे हुई, तो बेसिकली एक इसलिए हुई क्योंकि मार्केट इंटीग्रेट हो गया है. ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे कंट्रीज का जो मार्केट है, फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो इतना इंटीग्रेटेड हो चुका है कि अब हमें दुनिया छोटी लगती है. घर बैठे हम सामान ऑर्डर कर सकते हैं अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी, एंड वाइस वर्सा वो लोग भी कर सकते हैं, राइट. और इसका एजेंट कौन बना है बच्चा, ग्लोबलाइजेशन का एजेंट बनी है बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल, कोको कोला, कितने, नेस्ले, कितने सारे नाम सुनते हो, नाम सुनते भी हो और अपने घर के पास वाली शॉप में देखते भी हो. तो यही सब है आपके ग्लोबलाइजेशन का एजेंट, और इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनीज को बोला जाता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. ठीक है, अब बात आता है कि जब ये मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन नहीं थी, क्या MNCs के पहले कोई ग्लोबलाइजेशन नहीं होता था दुनिया में, तो उसका आंसर है नो. शायद इतना रैपिड नहीं होता था लेकिन ग्लोबलाइजेशन होता ज़रूर था. इनफैक्ट हमारा इंडिया तो ग्लोबलाइजेशन का कब से पार्ट है. सिल्क रूट, अगर मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपके स्कूल में पढ़ाया हो तो आप पढ़ोगे कि इंडिया तो ग्लोबलाइजेशन में कब से आ गए. इनफैक्ट इंडिया और चाइना तो वर्ल्ड के दो बिगेस्ट
बिगेस्ट भी नहीं, रिचेस्ट कंट्रीज में आया करते थे। और हमारा ट्रेड कब से है, हमारे वो जो हिमालयाज हैं उनके बीच बीच में जो पतले पतले पासेज हैं, हम वहाँ से लैंड रूट के थ्रू बहुत ट्रेड करते होते थे। हमारा कॉटन बड़ा फेमस था, हमारी स्पाइसेस बड़ी फेमस थी, चाइना का सिल्क बड़ा फेमस था। एंड ये सारा का सारा आपको देखने को मिलता है बाकी के देशों में भी, बाकी के देशों का स्कल्पचर आपको हमारे देशों में देखने को मिलता है। ये सब क्या है, ये सब ग्लोबलाइजेशन से ही मुमकिन हुआ था। लेकिन गेम चेंजर थी बच्चा MNCs। तो क्या होती है ये MNCs? चलो मैंने एग्जांपल्स तो दे दिया आपको, एप्पल दे दिया, नेस्ले दे दिया, एशियन पेंट्स दे दिया, ये सब आपके MNCs हैं, राइट। लेकिन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आखिर मल्टीनेशनल क्यों कहलाती है? बच्चा MNC इसलिए कहलाती है क्योंकि उसका प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, मतलब एप्पल के फ़ोन का प्रोडक्शन या नेस्ले की मैगी का प्रोडक्शन, राइट, या फिर एशियन पेंट्स के पेंट का प्रोडक्शन किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं हो रहा होता, बल्कि वो पूरा प्रोडक्शन जो हो रहा होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और हर कंट्री में उसका एक एक पार्ट हो रहा होता है प्रोड्यूस, राइट। तो इसीलिए क्योंकि MNC पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरे ग्लोब पे बिछा के रख देती हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अब मुद्दा ये आता है कि ऐसा क्यों करती हैं? क्या उनको ग्लोबलाइजेशन करने का मन करता है? नहीं 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 नहीं, MNC को और किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है। MNC को या किसी भी कंपनी को सिर्फ एक ही चीज़ से कंसर्न होता है, वो है प्रॉफिट, वो है पैसा। तो ये इसलिए ऐसा करती हैं क्योंकि ये जहाँ पे लेबर चीप मिलता है, जहाँ पे असेंबली चीप मिलती है, जहाँ पे पैकेजिंग चीप मिलती है, उस कंट्री में अपना अपना काम बांट देती हैं। अब आप बोलोगे मैम काम बांटने से तो खर्चा बढ़ जाता होगा। नहीं, बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करती है यार, इतने बड़े लेवल पे वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल भी दो ना तो भी बहुत सारा प्रॉफिट आता है। तो बेसिकली MNC बिकम MNC और दे डिवाइड देयर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑल अक्रॉस द ग्लोब ओनली फॉर हायर प्रॉफिट एंड लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तो आ गया एम ऑफ MNC। अब आता है बात MNC ऐसा करती कैसे हैं? क्या टेक्निक लगाती है MNC, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ा है आपने ज्योग्राफी में, उसमें आप क्या पढ़ते हो कि जब भी एक फैक्ट्री लगानी होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी होती है, तो हर एंटरप्रेन्योर, हर बेसिकली फैक्ट्री ओनर दो तीन चीज़ों का ख्याल तो रखते ही रखते हैं। वो देखते हैं कि उस जगह पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा वरना प्रॉफिट कम हो जाएगा। वो देखते हैं कि लेबर कैसा है, लेबर चीप तो है लेकिन क्या लेबर स्किल्ड है? कहीं पता चला इतना चीप लेबर है लेकिन इतना अनस्किल्ड है कि उसको ट्रेनिंग देने में ही बहुत पैसा लग गया, राइट। फिर वो ये भी देखते हैं कि फैक्ट्री के आसपास क्या हमारी मार्केट है, या मार्केट तक पहुंचते पहुंचते हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स भी देखते हैं और यही सारी चीज़ें आपकी MNCs भी देखती हैं, बट एक लार्जर स्केल पे देखती हैं। तो कई तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करती हैं बच्चा। कभी कभी वो पूरी पूरी कंपनीज ही खरीद लेती हैं भाई, कभी कभी थोड़ा सा शेयर खरीद लेती हैं। और यही सारी इन्वेस्टमेंट तो देखो कोई भी हो सकती है। आप अपनी कंट्री में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट है ना, आप अपनी कंट्री में कर रहे हो। लेकिन आप किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो तुरंत के तुरंत फॉरेन इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो जो बाहर की बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करती है, वो हमारे देश के लिए बनती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आप बोलोगे मैम अपनी ही कंट्री की MNC अगर अपनी कंट्री में करेगी तो नहीं, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट इज ओनली इन्वेस्टमेंट बच्चा, राइट। और इन्वेस्टमेंट किस लिए की जाती है ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्रॉफिट के लिए की जाती है। तो चलो एक बार थोड़ा सा रिकैप देती हूँ मैं। हमने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, राइट। पहले जो स्लाइड पे थी वो थी। हमने MNC पढ़ ली क्या होती है, हमें MNC का एम पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि MNC क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखती है अपनी यूनिट लगाने से पहले। हमने पढ़ लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, राइट। अब आगे चलते हैं, अब जाते हैं उस मुद्दे पे जिसमें आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन कि MNC ये इंटरलिंक, मतलब कि जगह जगह तो उसने प्रोसेस बांट रखा है लेकिन उस प्रोसेस को लिंक कैसे करती है, राइट। तो उससे भी पहले एक बात बता देती हूँ कि MNC जो ये प्रोसेस करती है उससे लोकल कंपनीज को क्या फ़ायदा होता है। जब MNC छोटी कंपनी में आके, बाहर के देश से आके छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो MNC अपने साथ खूब सारा पैसा लाती है। भाई जितनी बड़ी कंपनी उसका उतना बड़ा प्रॉफिट, और उतना बड़ा प्रॉफिट तो उतना उसके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो छोटी छोटी कंपनीज को मिल जाती है इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, तो वो बड़ी बड़ी मशीनें खरीद लेते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस रैपिड कर लेते हैं और खूब सारा प्रॉफिट वो भी कमाते हैं। और MNCs अपने साथ साथ बच्चा टेक्नोलॉजी भी लेके आती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगेन बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी बातें, है ना, बड़ी बड़ी बातें मतलब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी। तो वो आके होम कंट्री में आके लोकल कंपनी को भाई टेक्नोलॉजी थोड़ी इम्पार्ट कर देती है, क्योंकि MNC है प्रॉफिट कि हम लोकल कंपनी को आगे बढ़ाएंगे तो फायदा हमारा भी होगा और लोकल कंपनी के भी बल्ले बल्ले। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन हो गया दोनों के बीच में। अब प्रोसेस नंबर 1,
कभी कभी एमएनसीज क्या करती हैं कि पूरी की पूरी कंपनीज ही खरीद लेती हैं। अगर उन्हें दिखता है ना कि यार ये अच्छा इन्वेस्टमेंट एरिया है तो ठीक है, इसको जॉइंट अकाउंट की तरह क्यों खोलना है, इसको पूरा ही खरीद लो ना, ये तो बजट में आ रही है। जैसे कि आपका कारगिल फूड्स ने किया था। कारगिल फूड्स ने क्या किया था कि इंडिया में आके परख फूड्स नाम की एक कंपनी को खरीद लिया था। कारगिल फूड एक एमएनसी थी जो अमेरिका से थी, उसने हमारी कंट्री में आके परख फूड्स को खरीद लिया। और उसके बाद कारगिल आज देखोगे तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है खाने बनाने के ऑयल के लिए, एडिबल ऑयल के लिए। फायदा तो उससे हुआ, कहाँ वो अमेरिका की एमएनसी, कहाँ इंडिया में एडिबल ऑयल का कंजम्पशन, और कहाँ उसने एक इन्वेस्टमेंट करके पूरी कंपनी खरीद के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गई। प्रॉफिट कितना ज्यादा है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अनदर वे इन विच एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन। लार्ज एमएनसीज प्लेस देयर ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम अंडर देयर ब्रांड नेम। ये आपने देखा होगा, जब मैं छोटी होती थी तो मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती होती थी जो किसी ना किसी कपड़े पे कुछ ना कुछ धागे और सुई से कुछ ना कुछ तो कढ़ाई कर रही होती थी। एंड जब भी मैं पूछती थी तो वो बोलती थी एक्सपोर्ट का माल है, एक्सपोर्ट का माल है। ऐसा बहुत जगह होता है इंडिया में, क्योंकि लेबर हमारे यहाँ इतनी चीप होती है कि हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑर्डर के ऑर्डर आ जाते हैं, पूरा ऑर्डर आ जाता है कि आपको ऐसा ऐसा बनाना है। इनफैक्ट इंडिया जैसे और भी बहुत देश हैं, बांग्लादेश में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चाइना में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारी चीज़ें बनती है, क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप है। और पूरा ऑर्डर हम तैयार करते हैं और लेबल लग जाता है किसी और ब्रांड का, और वो चीज़ें मिलती हैं इतनी महंगी कि पूछो मत। और प्रॉफिट किसको जाता है, प्रॉफिट जाता है एमएनसीज को। और जो लेबर काम कर रही होती है उसे उतना ही कम पैसे मिल रहे होते हैं जितना उसे किसी लोकल कंपनी से मिलने थे, राइट। तो एमएनसी का प्रॉफिट देख रहे हो कितना बढ़ गया, काम भी मिल गया। तीसरा फंडा एमएनसीज का होता है बच्चा कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, कितनी एमएनसीज तो इतनी ज़्यादा अमीर हैं कि वो डेवलपिंग नेशंस की पूरी इकोनॉमी से भी ज़्यादा अमीर हैं। तो एमएनसीज के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है बच्चा कि वो क्वालिटी, प्राइस, डिलीवरी सब कुछ कंट्रोल कर लेती हैं। कभी आपने सोचा है कि जब हम यू नो आजकल सब यही बोलते हैं कि टूथपेस्ट दे दो, टूथपेस्ट दे दो। ये तो मतलब कई कम ही लोग बोलते होंगे कि टूथपेस्ट दे दो, लेकिन सब लोग बोलते हैं पेप्सोडेंट देना या क्लोजअप देना या कोलगेट देना। कोलगेट बड़ा चलता है, कोलगेट देना। तो इतनी बड़ी ब्रांड बन गई है कि वो टूथपेस्ट से सिनोनिमस बन गई है। या लोग बोलते हैं जकूजी है भाई उसके घर में, जकूजी इज अ ब्रांड, राइट, बट वो सिनोनिमस बन गई है एक लग्जरी आइटम के। तो ये क्या है, ये ब्रांड पावर ही तो है कि फोन तो एप्पल का ही होना चाहिए। दिस इज ब्रांड पावर दैट दे कैन इवन डिटरमाइन द प्राइसेस नाउ। मार्केट इतना अच्छे से कैप्चर कर रखा है कि क्या प्राइस होगा प्रोडक्ट का, क्या क्वालिटी होगी, क्या डिलीवरी मिलेगी। कंपटीशन को तो बहुत जल्दी एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये सब भी एमएनसी के पास होती है पावर। तो बेसिकली अगर मैं समअप करूँ तो मैं बोलूँगी कि एमएनसी भांति भांति तरीके से अपने पैर फैलाती हैं बाकी कंट्रीज़ में। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है उनका, सारे कंट्रीज़ के प्रोडक्शन पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती हैं, और उनको मिलता है इंटरलिंक्ड प्रोडक्शन प्रोसेस और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट। और हम लोकल कंट्री को मिलता है, जिस कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही होती है उसको मिलती है कई सारी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट। तो ये पार्टनरशिप म्यूचुअली बेनिफिटिंग होती है, बट ज़्यादा ऑफकोर्स ज़्यादा हमेशा एमएनसी को फ़ायदा हो रहा होता है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। अभी फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा फर्क है बच्चा। ट्रेड होता है सिंपल सा एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एंड गुड्स। अगर मैं आपको अपने नूडल्स बेच दूं और आप मुझे बदले में पैसे दे दो तो दैट इज लाइक ए ट्रेडिंग, राइट। उसी तरीके से जब आप दूसरे नेशन के साथ, किसी दूसरे नेशन के साथ कोई गुड्स, मतलब कि कोई सामान या कोई कैपिटल या किसी सर्विस, प्लम्बिंग, कॉबलर, कुछ भी, टीचिंग, किसी भी सर्विस का आप एक्सचेंज करते हो किसी और कंट्री के साथ, तो उसको आप बोलते हो फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो ये तो बेसिकली काम की बात हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दूसरी चीज होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेसिकली पैसा लगाना किसी और कंट्री में जाके, राइट। तो फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन होता है कि प्रोड्यूसर्स को एक वास्ट मार्केट मिल जाती है। आप अभी घर में बैठ के मैं नूडल बना रही हूँ, अगर मैं उसको जाके बाकी कंट्रीज के भी पोर्टल्स पे जाके बेचने लगूँ तो मेरी मार्केट तो वास्ट हो गई ना। वास्ट मार्केट मतलब ज़्यादा चांसेस है मेरे प्रोडक्ट को बिकने के, और ज़्यादा चांसेस है मेरे प्रोडक्ट को बिकने के तो मतलब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। तो प्रोड्यूसर्स तो फॉरेन ट्रेड इसलिए करते हैं ताकि उनका मार्केट एक्सटेंड हो जाए। इसी में फ़ायदा बायर्स का भी हो जाता है। जब मेरी कंट्री में मैं अभी नूडल्स खरीदने जाऊँ, मुझे मैगी भी मिल रहा है, मुझे ये भी मिल रहा है, मुझे यूपी भी मिल रहा है, और मुझे पता नहीं कौन कौन से नूडल्स होते हैं, बट मुझे इतनी चॉइसेस मिल रही है, तो मुझे चॉइस मिल रही है ना,
मैं चूज कर सकती हूँ, मेरी बार्गेनिंग पावर कितनी बढ़ गई है, मैं देख सकती हूँ कि अच्छा आपका नूडल 8 रुपए का है लेकिन आपका 12 रुपए का, अच्छा ठीक है मैं 8 रुपए वाला लूंगी। तो बायर्स को चॉइस मिल गई, प्रोड्यूसर्स को बड़ा मार्केट मिल गया, दोनों का हो गया फायदा। Conclusion: with the opening of the trade, goods travel from market to another. Choice of the goods in the market rises. Prices of the similar goods in the two market tend to become equal. ये भी प्राइस भी इक्वलाइज हो जाता है। अगर बाहर के नूडल्स आके मेरी कंट्री में बिकने लगे तो मेरी कंट्री के नूडल को भी लगेगा यार कि अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा रखे तो बाहर का कंपटीशन हमें मार्केट से एलिमिनेट ना कर दे, तो चलो प्राइस थोड़े से मॉडरेट कर लेते हैं। आपने कभी देखा होगा कोचिंग क्लासेस के प्राइसेस मोर और लेस थोड़े सिमिलर ही दिख रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, राइट। इंक्रीज कॉम्पिटिशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स ऑफ द टू डिफरेंट कंट्रीज। और बच्चा कॉम्पिटिशन बुरी चीज नहीं होती, जब कॉम्पिटिशन होगा तभी तो दोनों क्या बहुत सारे जितने भी आपके अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन सब में कॉम्पिटिशन ही तो आपका ब्रिंग आउट करेगा गुड क्वालिटी। कॉम्पिटिशन नहीं होगा, एक ही की पावर चल रही होगी तो फिर कौन सी क्वालिटी, कुछ भी दे दो खरीदना ही पड़ेगा, है ना। एग्जाम्पल, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है बच्चा, जैसे हमारे हमारे इंडियन टॉयज इंडस्ट्रीज के साथ हुआ था। जैसे ही ट्रेड खुली और चाइना के टॉयज इंडिया में आने लग गए तो हमारे जो हैंडमेड टॉयज थे, जो बड़ी बड़ी मशक्कत से बनते थे, बड़ी मेहनत से बनते थे और बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होते थे, वो गुड़िया नहीं होती थी जो चल चल के गाना बजाती थी, लेकिन हाँ टॉयज ज़रूर होते थे, उनको काफ़ी धक्का लगा। एक साल के अंदर अंदर 70 से 80% टॉयज मार्केट में रिप्लेस हो गए चाइनीज़ टॉय से। भाई लोगों को वो ज़्यादा पसंद आते थे, बच्चों को वो ज़्यादा पसंद आते थे, तो पेरेंट वही खरीदना चाहते थे। पेरेंट वही टॉयज खरीदना चाहते थे तो दुकानदारों ने भी सोचा कि चलो यार इंडियन टॉयज को हटाओ, ये चाइना वाले ले आओ, ये वैसे भी सस्ते, हमें सस्ते खरीद मिलती है और हम बेच महंगा देते हैं, तो प्रॉफिट हो रहा था उन्हें। तो किसी ने नहीं सोचा इंडियन टॉयज के बारे में और इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हुआ बहुत घाटा। तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए किसी किसी स्टेट में, सेक्टर, स्टेट मतलब सेक्टर में। तो फॉरेन ट्रेड thus results in connecting the markets or integration of the markets in different countries, but it has a positive side also, it has a negative side also। ग्लोबलाइजेशन का what is globalization, फिर से पढ़ेंगे एक बार ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्शन बिटवीन नेशन बोलो, स्टेट बोलो, कंट्री बोलो, जो लिखना है लिखो। तो बेसिकली रैपिड इंटीग्रेशन, रैपिड इंटरकनेक्शन, ये दो वर्ड अगर आपने डेफिनेशन में लिखे हैं फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। एमएनसी कैरी आउट करती हैं, रिजल्ट मैंने बता दिया, एमएनसी मेजर रोल प्ले करती हैं, अपने साथ टेक्नोलॉजी लाती हैं, इन्वेस्टमेंट लाती हैं। देर इज अनदर वे इन विच कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लोबलाइजेशन में गुड्स का या सर्विसेज का ही एक्सचेंज होगा, मूवमेंट ऑफ पीपल भी होता है। पहले ज़माने में ये जो बीमारियां, अभी भी आप कोरोना का ही केस ले लोगे तो कोरोना ये जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, ये जो पैंडेमिक बन गया एपिडेमिक से, वो कैसे बना है? वो ऐसे ही बना है क्योंकि लोग अपने साथ जा जाके वायरस फैलाते गए ना इधर उधर, राइट। वैसे ही जब लोग जाते हैं तो कुछ अच्छी बातें भी फैलाते हैं, नॉलेज भी फैलाते हैं, राइट। हमारी रामायणा महाभारत बाहर कैसे पता चला, हमारा डेसिमल सिस्टम बाहर बाहर के देशों को कैसे पता चला, और बाहर का ग्रीक आर्किटेक्चर हमारे देश में कैसे आया, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो मूवमेंट ऑफ पीपल इज ऑल्सो एन इंटीग्रल concept in the globalization, and when they move they take a lot of knowledge with them, right। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो कौन से वो दो फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को स्ट्रेंथन करते हैं, पुश करते हैं? पहला फैक्टर है बच्चा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो होती है हमारी ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल हाइट्स पे ले जाती है। दूसरा है हमारा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब बेसिकली लॉज में थोड़ी सी लीनियंसी लाना। पहले टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट देते हैं। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है। अभी आप देखो कि आप कहीं से भी ऑर्डर करते हो, जैसे ही ऑर्डर वहाँ से डिस्पैच होता है, जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है आपको नोटिफिकेशन आता है, ऑर्डर डिस्पैच होता है तो नोटिफिकेशन आता है, ऑर्डर डिलीवर होने वाला होता है तो नोटिफिकेशन हो जाता है, डिलीवर हो जाता है तो नोटिफिकेशन आता है, फीडबैक के लिए नोटिफिकेशन आता है, फीडबैक सबमिट हो जाता है तो नोटिफिकेशन आता है। भाई कितनी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। तो टेक्नोलॉजी से डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन को मिला है एक पुश, जो 50 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बहुत रिडंडेंट काम करती थी, राइट। 50 साल पहले खत लिखे जाते थे, अभी तो ब्रॉडकास्ट ऑफ मैसेजेस का जमाना है। तो टेक्नोलॉजी हैज गिवन अ ग्रेट पुश टू ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड, इवन लोकल ट्रेड एंड ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट, remarkable development in information communication technology have made communication accessible even in remote areas of the world। और अब तो इंटरनेट इतना फ्री हो गया है कि इवन इन 3 tier cities और 3 tier villages बेसिकली यू कैन गेट व्हाट यू वांट, डोर स्टेप डिलीवरी हो जाती है। तो आईटी और कम्युनिकेशन ने और ट्रांसपोर्ट ने और टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को बस हाइट्स पे पहुंचा दिया। मुझे नहीं पता यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
लंदन मैगजीन का एक एग्जाम्पल है आपको। मैं ग्लोबलाइजेशन जब मैंने पहले पढ़ाया है तो उसमें मैं सब अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगी, आप वो सेशन देख सकते हो या ये स्लाइड से पढ़ सकते हो। मैं आगे जाऊंगी, मैं आपको एलपीजी पॉलिसी के बारे में बताऊंगी। तो हमारे देश की एलपीजी पॉलिसी से पहले मैं आपको बता देती हूँ ट्रेड बैरियर क्या होता है। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड बैरियर क्या है ये सब। पहली बात तो इंपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट होता है जो कंट्री में आ रहा है, जो आप बाहर के देशों से खरीद रहे हो। एक्सपोर्ट क्या होता है, जो आप बाहर के देशों को बेच रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इंपोर्ट कर रहे हो बच्चा, तो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं क्योंकि आप खरीद रहे हो, राइट। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको पैसे मिल रहे हैं क्योंकि आप बेच रहे हो। इतना समझ आ गया होगा, है ना? आया कि नहीं, चमका कि नहीं? चलो, तो ट्रेड बैरियर क्या होता है। ट्रेड बैरियर होता है बच्चा टैक्स लगाना किसी भी चीज़ पे। इंपोर्ट पे टैक्स लगा दो या एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दो, उसको आप बोलोगे ट्रेड बैरियर। मतलब अगर ट्रेडिंग पे आपने लगा दिया एक अंकुश, उसे बोल दोगे ट्रेड बैरियर। और ऐसा नहीं है कि ट्रेड बैरियर हमेशा खराब होते हैं, कभी कभी ट्रेड बैरियर अच्छे भी होते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर लगाती है ताकि वो किसी भी चीज़ का आना, किसी भी गुड्स या सर्विसेज का आना और जाना कंट्रोल कर सके, उसके हाथ में रहें चीज़ें। अभी मैं बताती हूँ अभी मैं बताती हूँ कि इसके अच्छा कैसे होता है। जैसे मान लो 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, ये क्वेश्चन भी बहुत आ जाता है कि भाई हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड खोली क्यों नहीं हुई थी आज़ादी के बाद। उसका आंसर बता देती हूँ कि जब हम आज़ाद हुए तो बच्चा, तो हम एक बहुत गरीब कंट्री थे। 1916 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को पुश किया। धीरे धीरे हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू किया, राइट। लेकिन तब तक हम तैयार नहीं हुए थे। आप सोच के देखो, जैसे मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊँ एसएसटी का और मैं आपको दे दूँ एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने को, तो आपको उसमें से प्रॉबेबली 1 या 2 क्वेश्चन आते होंगे, एंड दैट विल एक्चुअली डीमोरलाइज यू मोर, है ना। मोरल ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। बल्कि उसी तरीके से 1947 में जब हमने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया था, तो अभी हम धीरे धीरे चीज़ें सीख रहे थे, अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं थे। इसलिए हमारी सरकार ने सोचा कि अगर बाहर से अगर हम लिबरल कर देंगे, ट्रेड को फ्री कर देंगे और बाहर की कंट्री अपना अच्छा अच्छा सामान, सस्ते रेट वाला सामान, इंडस्ट्रियलाइज सामान हमारे कंट्री में भेजेंगी, तो हमारी कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी कंट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका तो प्रॉफिट होने से पहले ही लॉस हो जाएगा। वो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि बाहर के देश काफ़ी आगे चल रहे थे, डेवलप चल रहे थे। इसीलिए हमने 1947 के तुरंत बाद जो है ट्रेड को फ्री नहीं किया, और हम अपने खुद के प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इसलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मंगाते थे जिससे कंट्री की डेवलपमेंट रुके ना, बट हमारे होम कंट्री में भी पैसा बना रहे। जैसे मशीन्स मंगा लेते थे, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स मंगा लेते थे, फर्टिलाइजर्स मंगा लेते थे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जब 1990s आ गए, पहली बात तो ये है कि इंडिया पे काफ़ी कर्जा था। वो स्टोरी आपने सुनी होगी कि हमारे पास काफ़ी कर्जा था आईएमएफ का, और इंडियन इकोनॉमी को बचाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने 1990s में, इनफैक्ट 1991 में हमने क्या किया, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट चल रही थी, और हमने बनाई एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग जा रही हूँ वैसे में। एलपीजी पॉलिसी का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब हमने ट्रेड को थोड़ा लीनियंट कर दिया, हमने काफ़ी सारी चीज़ों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी। प्राइवेटाइजेशन मतलब ऐसे कई सारे सेक्टर थे जहाँ प्राइवेट कंपनीज को हम घुसने नहीं देते थे, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हमारे देश की क्यों ना हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी बाहर की क्यों ना हो। हम उन सेक्टर्स में सिर्फ गवर्नमेंट को घुसने देते थे, गवर्नमेंट की ओनरशिप होती थी। हमने उसे प्राइवेटाइज कर दिया कि अब आप प्राइवेट ओनर्स भी आ सकते हैं, वो आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगी, उनके पास खूब सारा पैसा है। तो एलपीजी पॉलिसी के बाद जो है हमारा काफ़ी भला हुआ। जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया तो कंपटीशन आया, बाहर से जब प्रोडक्ट्स आए, बाहर से जब इन्वेस्टमेंट आई, तो कंपटीशन आया। कंपटीशन ने हमारे देश वालों के लिए, हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स थे, उनके सामान की परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव कर दी। धीरे धीरे हमने देखा कि हमारे कंट्री के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ती चली गई, और ये एक पावरफुल डिसीजन था जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। सब लोग चाहते थे कि इंडिया में कब ट्रेड खुलेगा, कब ट्रेड खुलेगा। और इसके बाद से बाकी देशों ने भी हमारा देखा देखी अपनी ट्रेड को थोड़ा लिबरल किया, और उन्हें भी फायदा हुआ। लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिटरली रिमूविंग द बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड विच वर पुट बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने पहले बैरियर लगाए हुए थे, अगर उसको हटा दोगे तो उसका मतलब है लिबरलाइजेशन। सिंपल। when the government imposes less restrictions than before, it is said to be more liberal। हाँ, जब गवर्नमेंट कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगे या बिल्कुल ही अंकुश हटा दे, तो उसे बोलते हो कि गवर्नमेंट अब लिबरल तरीके से ट्रेड कर रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
अच्छा, दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, यूनाइटेड नेशन की सबसिडरी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुद्दा ही यही है, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मैं पूरी दुनिया में ट्रेड को फ्री कर दूं। ठीक है, डेवलप कंट्रीज ने बनाई थी 1995 1 जनवरी को। अब देखो यहाँ पे घपला देखो, डेवलप नेशंस ने बनाई थी, मतलब कि जो कंट्रीज ऑलरेडी बहुत आगे चल रही थी, जिनका प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे चल रहा था, वो कह रही थी कि ट्रेड को फ्री कर दो। उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं था ना। तो WTO establishes that rules regarding international trade and sees that the rules are obeyed। तो WTO क्या करती है, इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स बनाती है और ये भी देखती है कि जितनी मेंबर कंट्रीज हैं WTO की, वो रूल्स फॉलो कर भी रही हैं कि नहीं। और प्रेजेंटली WTO की 164 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया ने WTO को 1995 में ज्वाइन कर लिया था, जब बनी थी हमने तभी बिल्कुल तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लिया था। लेकिन WTO का भी क्रिटिसिज्म है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक इतनी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन जो अगर फेयर होती, अगर जस्ट होती तो क्या मजे आते। लेकिन वो जस्ट नहीं है, वो थोड़ी अनजस्ट है, थोड़ी हिपोक्रेट है बेसिकली। मैं बताती हूँ क्यों। तो WTO क्या है बच्चा, थोड़ा नेपोटिज्म करती है, थोड़ा थोड़ा फेवर करती है डेवलप कंट्रीज को ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ अमेरिका का। यूएसए में क्या है कि यूएसए के जो फार्मर्स हैं, इंडिया में तो देखो कितनी फार्मिंग होती है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दी डेवलपिंग नेशंस का फार्मिंग सेक्टर काफ़ी इंप्रूव्ड है। तो यूएसए क्या करता है कि बाहर के देशों के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी कंट्री में आने से रोक लेता है, ट्रेड बैरियर लगा देता है, इम्पोर्ट पे लगा देता है बैरियर। क्यों? क्योंकि उसे अपनी कंट्री के खुद के पेजेंट्स का ख्याल रखना है। बाहर से सस्ता सामान, सस्ती सब्जियां और अच्छी सब्जियां आएंगी तो फिर घर के पेजेंट्स का क्या होगा, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, अपना प्रोड्यूस जो है बाकी सारी कंट्रीज में भेजता रहता है, इनफैक्ट इंडिया में भी भेजता रहता है, डेवलपिंग नेशन सब में भेजता है। तो तुम तो अपनी मार्केट एक्सपैंड कर रहे हो, लेकिन कोई और अपनी मार्केट एक्सपैंड करके तुम्हारे प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन दे, ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, और ये WTO होने दे रहा है। तो इसीलिए WTO को कभी कभी क्रिटिसाइज किया जाता है दैट इट फेवर्स मोर द डेवलप नेशन एंड लेस टू द डेवलपिंग नेशन। तो फेयर नहीं है ट्रेड, अनफेयर है थोड़ी। तो अब हम आते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अगर इस चैप्टर में से कोई 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चे जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में लिखते हैं। बच्चा बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका आंसर अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी थोड़ा सा लिख देंगे। जो चाइनीज टॉयज वाला एग्जाम्पल दिया था वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया पे अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है। पहले अच्छे की बात करते हैं। तो हमारे कंज्यूमर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है भाई। एक टी शर्ट खरीदने जाओ इतनी सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, नूडल खरीदने जाओ इतनी सारी ब्रांड अवेलेबल हैं, कुछ भी खरीदने जाओ चॉइस ही चॉइस। और अच्छी चीज़ सस्ते पे मिल जाती है, सस्ते पे मिल जाती है तो खरीद खरीद के हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुका है, हमें ग्रेटर चॉइसेस मिल चुकी हैं, हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स सस्ते में मिलते हैं। ये सारे हमारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं कि नहीं। इंटरनेशनल ब्रांड्स हमें घर बैठे मिल जाती हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। MNCs को भी फायदा हुआ है। पिछले 20 सालों में ऐसा देखा गया है कि देखो, आया तो जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी सारे सेक्टर में आया है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, जैसे ऑटोमोबाइल। धीरे धीरे कंट्री का मिडिल क्लास, हमारी कंट्री का एक्सपैंड हो रहा है। जैसे जैसे एक्सपैंड हो रहा है, सड़कों पे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। आजकल हर मिडिल क्लास फैमिली में कम से कम 1 या 2 गाड़ी तो होती ही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, सबको फ़ोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, प्यास लगी पानी कोई नहीं मानता, हम सोचते हैं बिस्लरी भी उतने का ही है। देखो बिस्लरी बोला मैंने मिनरल वाटर नहीं बोला, ये है ब्रांड पावर। एनीवे, तो मिनरल वाटर भी उतने का ही है, पेप्सी भी उतने का ही है, अगेन पेप्सी बोला मैंने, तो पेप्सी पी लेते हैं। तो इस सारे सेक्टर में हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। कुछ और सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, जैसे हैंडीक्राफ्ट है हमारे देश का, उसमें नहीं आ रहा यार फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सारी चीज़ों में बहुत आ रहा है। कोई बात नहीं, आ रहा है तो हमें जॉब्स भी बहुत मिल रही हैं, हमारे लिए बहुत जॉब्स क्रिएट हो रही हैं धीरे धीरे। और लोकल कंपनीज का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि ये कंपनीज ऐसा तो नहीं है कि सारी कंपनीज इसमें से जो रॉ मटेरियल अपने साथ बाहर के देशों से लेके आती हैं, नहीं, रॉ मटेरियल वो हमारे यहाँ से ही प्रोक्योर कर लेती हैं और हमारे ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके फिनिश प्रोडक्ट बना के वो पूरे ग्लोब में बिकवाती हैं। तो हमारे लोकल रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स को भी फायदा, हमारे लेबर को भी फायदा, और कंज्यूमर्स को तो फायदा मैंने बता ही दिया। इसके बाद गवर्नमेंट की एक और बात बताती हूँ। गवर्नमेंट और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनकरेज करने के लिए कि बहुत सारी कंपनीज आए, बहुत सारी कंपनीज आए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, SEZ। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो क्या लिखोगे? SEZ आर द स्पेशल जोन्स that the government of India makes all across India to attract foreign investment.
दीज जोन्स हैव टू स्पेशल फीचर्स। एक तो उनमें टैक्स की रिबेट मिलती है 5 साल तक, दूसरा उसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलती है। तो आप सोचो ना, बाहर की कंट्रीज अब हमारी कंट्री में कब करेंगी इन्वेस्टमेंट? जब उनको टैक्स कम देना पड़ेगा, उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। चीप लेबर तो और भी बहुत सारे देशों में है ना, बहुत सारी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग बांग्लादेश में है भाई, पाकिस्तान में है, डेवलपिंग नेशन में कई जगह चीप लेबर मिल जाता है आपको। लेकिन इंडिया में ही क्यों आए? ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम बोलते हैं कि अगर आप आके अपनी कंपनी लगाओगे तो आपको 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक तो कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम पूरी सोसाइटी बना देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी टाइप ऑफ, राइट। वाटर भी दे देंगे उसमें, अच्छा स्टोरेज भी दे देंगे उसमें, पार्क वार्क भी बनवा देंगे, वर्ल्ड क्लास जू वू बनवा देंगे, भाई आप जो बोलो हम बनवा देंगे। क्योंकि आप आओगे तो आपकी फैमिलीज भी आएंगी, और आपकी फैमिलीज आएंगी तो उन्हें अच्छी जगह रहने की आदत है। डेवलप नेशन से आ रहे हैं ना मोस्ट ऑफ द लोग तो फिर उनको वो वाली फैसिलिटीज़ भी दे देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए लेबर लॉज में भी फ्लेक्सिबिलिटी ला देती है। तो ये कंपनीज क्या करती है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक तो वैसे वो टैक्स नहीं दे रही है ना, दूसरा हमें एम्प्लॉयमेंट देती है लेकिन सीजनल एम्प्लॉयमेंट दे देती हैं। जब उनको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना होता है तो हायरिंग कर लेती हैं छोटे छोटे पीरियड के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। जब उनका वो प्रोडक्शन हो जाता है तो बाय बाय टाटा कर देती हैं। तो ये लेबर लॉस वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा अटकता है, बट ठीक है, व्हाटएवर, सेल्स आर बोट। टॉप इंडियन कंपनीज। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का एक और इम्पैक्ट हुआ है इंडिया पे, वो ये है कि हमारे यहाँ के भी कई कंट्रीज हैं, वो ट्रेड के लिबरलाइज होने से बाकी देशों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर करके, कम है लेकिन बाकी देशों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर करके वो भी एमएनसी बन गई है। जैसे टाटा हो गया, रैनबैक्सी हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, आज वो इंडिया की एमएनसी है भाई, है ना। और कौन सी लिखी है इसमें, सुंदरम फास्टनर, ये मैंने पहली बार सुनी है, बट ठीक है। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजीज एंड रेज देयर प्रोडक्शन। और हमारा आईटी सेक्टर, ये जो हर घर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिखता है हमें, ये फ़ायदा बहुत हुआ है हमें। तो इतने सारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं हमारी कंट्री में, उन्होंने इंडिया का एक नया इंडिया रिकग्नाइज होने लग गया सॉफ्टवेयर के लिए। पता है, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वो अपना डेटा एंट्री यहाँ करवा देती हैं, डेटा एंट्री बीपीओज खुल जाते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग बीपीयूज खुल जाते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट्स खुल जाते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस खुल जाती हैं, अकाउंटिंग यहाँ दे देती हैं, वो आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है कंपनी वहाँ चलेगी, अकाउंटिंग हम इंडिया से करवा लेंगे, वहाँ बहुत सारे आईटी के लोग हैं, इंजीनियरिंग वाले सारा काम दे देती हैं। बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं साइंस फिजिक्स की टीचर नहीं हूँ, बट ठीक है, आप यू गेट द जस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द स्मॉल प्रोड्यूसर। यहाँ आती है नेगेटिव इम्पैक्ट की बात। तो यहाँ तो सबकी बल्ले बल्ले चल रही थी, अभी स्मॉल प्रोड्यूसर्स का क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन ने स्मॉल प्रोड्यूसर्स को तो बहुत प्रॉब्लम दे दी है भाई। स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास इतना पैसा तो हो नहीं सकता कि वो बड़ी बड़ी मशीन्स लगाएं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लाएं, बहुत महंगे महंगे IIM IITs के लोग हायर करें, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक ब्रेन्स हायर करें, इतना पैसा नहीं है उनके पास। और फिर जब बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं और उनके इतना इन्वेस्टमेंट लेके और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सस्ते सस्ते दाम पे बेचती हैं, तो हमारे यहाँ के स्मॉल प्रोड्यूसर्स का तो काम ठप हो जाता है। हमारे हैंडीक्राफ्ट को देख लो, हम बनाते थे हैंडीक्राफ्ट, इतना अच्छा सिल्क और कॉटन, मलमल का कॉटन हैंडमेड बनाते होते थे। लेकिन बाहर का जब से सिंथेटिक कपड़ा आया, मशीन मेड कॉटन मिल का कपड़ा आया, तब से हमारा हैंडीक्राफ्ट तो एकदम ठप हो गया, है ना। तो सब स्मॉल प्रोड्यूसर्स का वही है, उनकी कई बार होता है कि शॉप्स बंद हो जाती हैं और वहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे होते थे उनको पता ही नहीं है कहाँ जाए, क्योंकि उनकी स्किल तो हैंडमेड प्रोडक्ट में थी ना, या उस पर्टिकुलर सेक्टर में थी। अब वो थोड़ी अब एक एमएनसी जो सॉफ्टवेयर में है वहाँ जाके काम कर सकते हैं, तो कई लोगों को काम ढूंढने में मुश्किल भी होती है। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला, जहाँ पे सीजनल एम्प्लॉयमेंट टाइप भी गवर्नमेंट अलाउ कर देती है। ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। आप जॉब देते रहो, लेकिन आप जॉब दे रहे हो कुछ महीने साल के, तो उससे कोई जॉब सिक्योरिटी थोड़ी है। एमएनसी के ऊपर है, जब वो चाहे निकाल सकती है, क्योंकि आपने तो उसे फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। तो कोई सस्टेनेबल वर्क नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसा दिख रहा है कि फ्यूचर का पता नहीं है, ब्लीक लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा आपको पर्क्स नहीं मिल रहे हैं, है ना। एमएनसी बस अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम करवाए जा रही है। नॉट अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ इन वर्क एनवायरमेंट फॉर लेबर। Large MNCs in the garment industry in Europe order their products from Indian exporter. These MNCs look for cheapest goods to maximize their profit. और उनको पता होता है कि क्योंकि पावर बहुत है, तो बड़ा सा एक ऑर्डर प्लेस कर देंगी बाहर की MNCs इंडिया के एक लोकल प्रोड्यूसर के पास, और लोकल प्रोड्यूसर थोड़े खुश हो जाएंगे कि यार चलो कम से कम इतना बड़ा ऑर्डर तो आया, और उसी ऑर्डर के नाम पे वो बोल देंगे कि प्राइस आप हमें इतना दे दो वरना हम अपना ऑर्डर
नहीं देंगे आपको, तो फिर वो लोकल प्रोड्यूसर बार्गेनिंग पावर भी खो देते हैं कि चल यार कोई बात नहीं, थोड़े से कम पैसे मिल जाएंगे पर प्रोडक्ट, लेकिन कम से कम ऑर्डर तो बड़ा है। तो बल्कि ऑर्डर के चक्कर में वो प्राइसेस जो है कटौती कर लेती है, मतलब सारा पैसा देख रहे हो आप, हमसे ही बचाना है। तो ये है एक्सपोर्ट्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट सिंस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी कट। तो एक्सपोर्ट्स जो होते हैं, जब हमें कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि अब हम सोचते हैं कि एक्सपोर्ट में बहुत पैसा लगेगा, एक्सपोर्ट में तो बहुत पैसा लग जाएगा, तो अपनी लेबर को और कम पैसे दे देते हैं। घर के प्रोड्यूसर्स की बात करूँ कि अपनी लेबर को और कम पैसे दे देते हैं ताकि बाहर का ये जो एक्सपोर्ट का पैसा है ये थोड़ा कॉम्पनसेट हो जाए और हमारा प्रॉफिट उतना का उतना रहे। लेबर को टेम्परेरी बेसिस पे मैंने बता ही दिया, इतने घंटे काम कराया जाता है, उसमें कोई कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता है, व्हाट डू यू कॉल इट, ओवर टाइम भी नहीं मिलता है, वो वर्किंग आवर्स काउंट ही नहीं होते हैं, क्या सैटरडे क्या संडे, है ना। तो वर्कर्स ओवर टाइम करते हैं, कम वेजेस पे काम करते हैं, एमएनसीज का प्रॉफिट होता जाता है, लेकिन वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, फेयर जॉब क्वालिटी नहीं मिलती, अच्छे से काम करने को नहीं मिलता, ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज बन के रह जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब जब ग्लोबलाइजेशन में इतनी सारी दिक्कतें हैं तो क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? उसका आंसर है हाँ, कुछ तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। इट इज विजिबल दैट नॉट एवरीवन हैज बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। ये तो हम इस चैप्टर से समझ गए कि सबको फायदा नहीं हुआ है ग्लोबलाइजेशन से। हाँ, डेफिनेटली फायदा हुआ है कई सेक्टर्स को, कई देशों को, कई कंपनीज को, सबको नहीं हुआ है। जो रिच है, जो पावरफुल है, जो एजुकेटेड है, उसे तो अच्छी जॉब मिल रही है, लेकिन पुअर का तो कोई भला हो ही नहीं पा रहा। रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन या कहीं पे भी ये जो लेबर लॉस में फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात है ना, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। आपके देशवासियों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाएगी, लेकिन साल के कितने महीने एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? तो बेशक 5 साल वाला जो आपका टैक्स है उसको थोड़ा और बढ़ा दो, 5 साल नहीं, चलो मान लो 7 साल आप टैक्स ना दें एमएनसी, लेकिन कम से कम फ्लेक्सिबल लेबर लॉस तो ना हो, लेबर का तो भला हो, है ना। It can ensure that labor laws are properly implemented and workers get their right. It can support small producers. और घर के जो small producers हैं जिनके MNC से आने से नुकसान हो रहा है, उनको थोड़ा पुश करो, उनको थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थोड़ा लोन प्रोवाइड कर दो, थोड़ी अवेयरनेस प्रोवाइड कर दो, थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर दो, थोड़ी मिनिस्ट्रीज बना दो। नहीं यार, हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री और सब हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री, आई डोंट नो व्हाट ऑल, में मधुबनी मिनिस्ट्री बनाओ यार, मिनिस्ट्रीज बनाओ थोड़ी, कि उनका भी थोड़ा भला, उनको पुश मिले। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स कैन बी यूज टू क्रिएट अ चेक। और इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, और मतलब इतना भी फ्री मत करो ट्रेड कि घर के प्रोड्यूसर एकदम देखते ही रह जाएं गवर्नमेंट को कि क्या कर रहे हो यार, हमारी कोई फीलिंग नहीं है क्या। ऐसे मत करो। जहां जहां आपको लगता है, जैसे हमारे देश के किसान हैं, इतने सुसाइड्स होते हैं इंडिया में, तो अगर हम बाहर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करना कर दें कम, तो कम से कम घर के पेजेंट्स को, घर के फार्मर्स को तो कुछ फायदा होगा ना। तो वी कैन ट्राई डूइंग दैट, कुछ प्रोडक्ट्स पे अंकुश लगा सकते हैं हम। एट द सेम टाइम हम जो डेवलपिंग नेशंस हैं ये आपस में तो यूनाइट हो सकते हैं ना, हम आपस में बहुत लड़ते रहते हैं। तो डेवलपिंग नेशंस अगर आपस में यूनाइट होके WTO पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे थोड़ा प्रेशर डालें कि भाई तुम्हारा बहुत हो गया, अभी थोड़ा ग्लोबलाइजेशन को फेयर करो, इतना अनजस्ट हो इतने सालों से, है ना। तो क्या पता हमारा कुछ भला हो जाए, ग्लोबल लेवल पे कुछ भला हो जाए सारी कंट्रीज का। इसके अलावा हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इनफैक्ट वी द पीपल ऑफ द ग्लोब, हमको भी चाहिए कि हम थोड़ा प्रोटेस्ट करें, थोड़ी आवाज़ उठाएं जहाँ पे भी हमें लगता है कि कोई कंपनी अनफेयर। इतने बार हम न्यूज़ में सुनते हैं कि दिस पर्टिकुलर ब्रांड, बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बात मैं कर रही हूँ, और आपने भी सुना होगा कि ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है चाइल्ड लेबर करती है, अफ्रीका में बच्चों से सामान बनवाती है, वहाँ उनको पैसे नहीं देती है। ये पर्टिकुलर ब्रांड है चाइना से सामान बनवाती है, लेकिन वहाँ पे सामान की कॉस्ट होती है 300 रुपये, बेचती है 3000 का। जब हमें ऐसी बातें सुनने को मिलता है तो वी कैन बॉयकॉट दोज ब्रांड्स, वी कैन boycott those companies, we can look for cheaper alternatives, sustainable alternative, Indian alternatives, and that's how we can help our own producers. So this was all for this chapter. I hope you enjoyed the whole explanation. And conclusion यही है कि देखो भाई, MNC का रोल पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन भावनाओं में बह के हमें काम नहीं करना है। हमें ट्रेड पे थोड़ा सा अंकुश भी लगाना है, हमें नेगेटिव साइड को संभालना भी है, WTO को भी काम करना है, कंज्यूमर्स को सिर्फ अपना भला देखने के चक्कर में वर्कर्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स की पिटाई नहीं लगवा देनी है। तो हमें थोड़ा सोच समझ के ग्लोबलाइजेशन को प्रैक्टिस करना है। सो अगली बार मैं मिलूंगी किसी और चैप्टर के साथ। आप बता देना आपको जो भी चैप्टर चाहिए हो कॉमेंट्स में। थैंक यू वेरी वेरी मच टू ऑल द बच्चा पार्टी लुकिंग एट दिस, सीइंग दिस सेशन। थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट कि हमारी अनअकैडमी की ऐप पे सब कुछ फ्री है एक्सेप्ट फॉर द सब्सक्रिप्शन। हाँ, ऐप स्पेशल क्लासेस फ्री हैं, क्विज फीचर फ्री है, टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन आती रहती है वो सारे फ्री सामान की।
तो हमारे उसको ज़रूर ज्वाइन करो। और अगर आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हमेशा से ऑनलाइन एजुकेशन में आना था और उन्हें इंडिया का टॉप एजुकेटर बनना था, तो वी आर एक्चुअली गिविंग यू अ आउटलेट टू एक्सप्रेस योर टैलेंट। हम क्या कर रहे हैं, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली बात तो फॉर्म है, उस फॉर्म को जब आप फिल करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हो फिनिक्स प्रोग्राम में, तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे कनेक्ट करना है ऑडियंस से, कैसे बनना है ऑनलाइन एजुकेटर। और ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी टीचर है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बच्चा जिसको इंटरेस्ट है एजुकेशन में, जिसको बनना है इंडिया का नेक्स्ट एजुकेटर, वो कर सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे इंडस्ट्री के, बेस्ट नॉलेज मिलेगी इंडस्ट्री की, राइट। सो थैंक यू। और लाइक आई सेड, मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, बायो और एसएसटी का। ज्वाइन करना है 10th के लिए तो बेस्ट टाइम है। अगर आपको आगे जेई और नीट में जाना है तो यू नो दैट अनअकैडमी इज एस्टैब्लिश प्लेस फॉर जेई एंड नीट प्रिपरेशन ऑल्सो। तो आप लॉन्गर उसके लिए, टर्म के लिए भी ले सकते हो। यू कैन टेक इट फॉर 24 मंथ्स, यू कैन टेक इट फॉर 18 मंथ्स। जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आगे का सोचोगे एक बार में, बार बार रिन्यू करने से अच्छा है कि एक बार में ले लोगे तो बेस्ट हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट मेरी कोड से मिल जाता है और मेरे फ़ोन पे तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन आता है आपके नाम के साथ कि जैसे आकाश भाटिया ने लिया है आपका सब्सक्रिप्शन विद योर कोड, तो ये तुरंत नोटिफिकेशन आता है मेरे फ़ोन पे। सो यू कैन ट्राई डूइंग दैट, SHUBHLIVE, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। डोंट फॉरगेट कि मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं ऐप पे जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 लिखी हैं, 2 नहीं है यार, कम से कम 20 से तो ऊपर ही हैं, तो देख लेना उसे। एंड अनअकैडमी की ऐप पे एक और फीचर आया नया, जिसका नाम है आस्क अ डाउट। आपको अपनी क्वेरी रेज करनी है कहीं से भी, किसी भी टाइम पे आप उस ऐप पे जाके अपनी मैथ्स और साइंस की क्वेरी रेज कर सकते हो और आपको इंस्टेंट सोल्यूशन मिलता है। ऐप पे एक ऐसा फीचर दिखता है आस्क अ डाउट का, उस पर आपको क्या करना है, एक MCQ वाले क्वेश्चन की एक फोटो खींच के भेजनी है। देख लेना कि फोटो ब्लर ना हो, ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन ना आए, मेन क्वेश्चन पे फोकस हो, सारे MCQ अच्छे से दिख रहे हो। अगर क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं तो उन्हें सेपरेटली पोस्ट कर दो आप, राइट। और इसका आपको इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे डूज और डोंट्स और भी लिखे हुए हैं, एक बार इसे पढ़ लेना। और इस पूरे सेशन की आपको नीचे PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो PDF आप ज़रूर लेना। फिर से मैं बता रही हूँ कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या थे। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरलिंकिंग वाले जो 3 पॉइंट्स बताए कि कंपनी खरीद लेते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं, पार्टनरशिप हो जाती है, या प्रोडक्शन कंट्रोल हो जाता है, वो वाला इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइज WTO वाला पे शॉर्ट नोट आ सकता है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया पे आ सकता है, ग्लोबलाइजेशन को कैसे फेयर करना है उस पर आ सकता है। तो ये 6 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी चैप्टर आप देख लेना। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जस्ट बाय द वे, आई फॉरगेट टू टेल यू, बाय।